Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel to the point. In previous section, we have done the internal security challenges in India, and now we will discuss remaining part of the internal security challenges in India. Let's start now. दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि पहले सेशन में हमने इसके चैलेंजेस बताए थे इंटरनल सिक्योरिटी के। इस क्रम में एक्सटर्नल आपने कंपोनेंट पढ़े थे, डेवलपमेंटल डेफिसिट पढ़े थे, जियोग्राफिकल पढ़ा था, सोशल पढ़ा था, टेक्नोलॉजिकल पढ़ा था। इस क्रम में हमने दो पार्ट्स पे चर्चा कर ली थी। पहला था एक्सटर्नल, दूसरा था डेवलपमेंटल डेफिसिट, जिसको हम बहुत अच्छे से कर लिया था। और इसको आप अपने पहले वाले इस वीडियो को देखने के पहले वाले आंसर को इनरिच कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी दोनों की कनेक्टिविटी बन जाए। अब इस क्रम में हम अपने तीसरे वाले पार्ट को देखेंगे। जैसा कि अगर हम तीसरे वाले पार्ट की हम बात करें तो ये है आपका जियोग्राफिकल चैलेंजेस। जियोग्राफिकल चैलेंजेस किस तरीके से जो इंटरनल सिक्योरिटी में कॉज करते हैं, कैसे मदद करते हैं, इसके पहले हम चैलेंजेस को जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसका सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इस क्रम में आप देखोगे कि जियोग्राफिकल चैलेंजेस का मतलब क्या है। अगर जो हम इंडिया का एक वास्ट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएं तो यहाँ से लेके ऐसे जो है आप देखते हो कि ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, और इसके ऊपर जो है जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपका बॉर्डर वाले पार्ट्स हैं पूरे। जैसे कि इस वाले पार्ट में आप देखोगे तो पाकिस्तान वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट में आपके चाइना वाले पार्ट होंगे, फिर बांग्लादेश जो ईस्टर्न पार्ट में, फिर म्यांमार, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्रम में आप देखोगे कि जियोग्राफिकल चैलेंजेज हैं क्या। तो जियोग्राफिकल चैलेंजेज में हमने 3 पार्ट्स में इसको बांटा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स नेक्सस विद द टेररिज्म, दूसरा पार्ट है कोस्टल सिक्योरिटी, और तीसरा पार्ट है बॉर्डर मैनेजमेंट। ये पूरे पार्ट जो है आपके जियोग्राफिकल पार्ट के अंतर्गत आएंगे। क्या क्या चैलेंजेज इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के है, तो एक एक करके हम देखते हैं दोस्तों। पहला जो है पार्ट्स है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। अब पहली बात आती है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है और टेररिज्म क्या होता है। पहली चीज़ तो समझिए कि टेररिज्म क्या है। कि टेररिज्म एक आइडियोलॉजी है बेसिकली, जिसके माध्यम से क्या होता है कि एक पूरे जनमानस में भय के माध्यम से क्या हो, भय दिखाया जाए, और भय दिखा करके अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इन सभी को पूरा किया जाता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या होती हैं, एक वेल कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स या जो भी आप कह सकते हो। तो ये जो है टेररिज्म, इस टेररिज्म को अंजाम कौन देते हैं? जो होते हैं टेररिस्ट, यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स, इसको आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपने प्रीवियसली बहुत सी चीज़ें न्यूज़ में सुना होगा, जैसे कि लश्कर का आतंक, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक, तालिबान, ये सब क्या है? ये सब एक ग्रुप ऑफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करते हैं कि जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट के माध्यम से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के माध्यम से, जिस तरीके से आप कह सको, ये क्या जो है भय दिखाने का प्रयास करते हैं जनता के बीच में, और आप उसको इसी से जोड़ना है आपको ऑर्गेनाइज क्राइम वाले पार्ट से। तो पहली चीज़ तो टेररिज्म क्या है कि फियर फैक्टर डेवलप करना। और ऑर्गेनाइज क्राइम की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइज क्राइम एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, पहले इसको समझना होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो है एक, इसको हिंदी में अगर हम बात करें, संगठित अपराध। जैसे कि आप यहाँ पर लिख लो, संगठित अपराध। मतलब इस तरीके के अपराध जिसमें क्या हो कि पूरा एक वेल प्लान्ड जो प्रोग्राम मैनुअल हो, जिसके माध्यम से क्या हो कि अपनी चीज़ों को अंजाम देते हो। जैसे इसी क्रम में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत क्या होगा। जैसे कि आप ट्रैफिकिंग की बात कर लो, ट्रैफिकिंग में कौन सा होगा? ड्रग की ट्रैफिकिंग की बात कर लो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लो जो है, और स्मगलिंग कह लो, ठीक, स्मगलिंग किसी की, आर्म्स एंड एम्यूनेशन की, अगर जो हम बात करें जैसे हथियारों की तस्करी की जो है, फिर नशीली दवाओं की बात करें, ठीक, और भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो ये सभी चीज़ें जितने आएंगी। जैसे नेचुरल रिसोर्स में हमने क्या बात की कि जैसे कि
ये हाथी दांत का आपने सुना होगा कि उसकी सेलिंग होती है, और डिफरेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे उसकी स्किन की बात कर लें, उसके टीथ्स की बात कर लें, या और वैल्यूएबल जो भी चीज़ें होती हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, अच्छी लकड़ियों की बात कर लें, टिम्बर्स का, तो इन सभी चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से जब क्या हो कि जो है उसकी स्मगलिंग हो, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका व्यवस्थित तरीके से इनका आदान प्रदान, मतलब बिना सरकार की निगरानी में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज क्राइम कहेंगे। तो उस क्रम में आप देख सकते हो कि ऑर्गेनाइज क्राइम में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो उसमें ट्रैफिकिंग हो जाएगा, एक्सटॉर्शन हो जाएगा, स्मगलिंग हो जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगा, इलिसिट ट्रेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगी। तो ये पूरी चीज़ें जो होंगी आपकी जो है ऑर्गेनाइज क्राइम में आएंगी। अब बात ये आती है कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म का जुड़ाव कैसे है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो है पहली चीज़ तो जो है ड्रग ट्रैफिकिंग की आप बात कर लो। ड्रग ट्रैफिकिंग क्या है? ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है कि जो है अफीम का आपने नाम सुना होगा। अफीम को अगर हम नाम देते हैं, ओपियम उसको बोला जाता है, तो उस ओपियम का 2 सेंटर्स हैं। पहली चीज़ आप देखोगे कि जो साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट्स में, अगर जो इस वाले पार्ट्स में, इंडिया के ईस्टर्न वाले पार्ट में बात करें, तो गोल्डन ट्राइंगल एक जंक्शन है, मतलब इस तरीके से, जिसके अंतर्गत 3 कंट्रीज हैं। पहला है थाईलैंड है, दूसरा लाओस है, तीसरा म्यांमार है। इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है? अफीम का बहुत बड़े लेवल पे जो है एक तरीके से एक्सचेंज होता है, आप कह सको स्मगलिंग होती है। तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और इधर वाले पार्ट में आप देखोगे इंडिया के इस तरफ वेस्टर्न मार्जिन पे एक ये भी जो है आर्क के टाइप का एक फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, ठीक। तो इन सब पार्ट्स में आप देख सकते हो कि जो है कि इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट, यानी एक अर्धचंद्राकार फॉर्म में। तो यहाँ दोनों जगहों पे ओपियम की तस्करी होती है। अब इससे आपके इंटरनल सिक्योरिटी को क्या खतरा है? इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा ये है कि यहाँ से जो मादक दवाएं हैं, मतलब जो ओपाइड जो ड्रग्स हैं, ये इंडिया में आसानी से इंटर कर जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट्स हैं उसके माध्यम से, या सीधे कह दो कि आप जो है वेस्ट बंगाल वाले बॉर्डर से आसानी से इंटर कर जाती हैं और यहाँ पे एक संगठित अपराध को बढ़ावा देती हैं। दूसरा पार्ट अगर हम बात करें कि ईरान अफ़गानिस्तान वाले पार्ट से, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोड्यूस होता है और वहाँ से आसानी से ये जो है पंजाब वगैरह में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि आसानी से इसका जो है नेटवर्क पूरे इंडिया में बन जाते हैं, कार्टेल एक बन जाता है और आसानी से इसकी जो है एक तरीके से कह सकते हो कि यूथ के बीच में इसकी पहुंच इजली हो जाती है, जिसके माध्यम से आप देखते हो कि आज की डेट में जितने भी ड्रग एडिक्ट जो केसेस बढ़ रही हैं। पंजाब में भी आपने एक मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब करके, तो उसमें भी आपने एक चीज़ों को देखा होगा कि कैसे कैसे क्या है। तो मूवीज़ दोस्तों क्या होता है कि ये आपको एक आईना दिखाती है एक्चुअली में समाज में हो क्या रहा है और किस किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करेंगे, क्या क्या चैलेंजेज हैं। तो इसलिए आप इस तरीके की चीज़ों को आप देखें और इसके माध्यम से अपने आंसर को इनरिच करें। इस पूरे प्रोग्राम मैनुअल में मैं आपको सिर्फ जो है इसके पॉइंट्स बताऊँगा। करंट फैक्ट्स, डेटा, ये आपको अपने आंसर में समय समय के साथ ऐड करना होगा, क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर्स के जो सेशन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि अभी जो कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा आज उसकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसलिए मैं करंट का डेटा यहाँ पर लिख देता हूँ, तो हो सकता है आने वाले समय में वो चेंज हो जाए। तो आप उस चीज़ को रेगुलर अपडेट रहो और अपने आंसर में इनरिच करो, क्योंकि वो एक कला है आपको अपने आंसर लिखने की। तो इसके माध्यम से आप आसानी से अपने आंसर को लिख सकते हो। तो अब आपने समझ लिया ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है और टेररिज्म क्या होता है। अब इनका नेक्सस समझिए। नेक्सस कैसे होता है कि अब जैसे कि इन्हीं जो ड्रग ट्रैफिकिंग करनी है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है, ठीक, या काउंटरफेट करेंसीज का आदान प्रदान करना है, जो है जिसको हवाला वगैरह के माध्यम से आपने सुना होगा। तो इन सब के लिए जो है आज की डेट में टेररिज्म यानी टेररिस्ट ग्रुप जो है आसानी से ऑर्गेनाइज क्राइम वाले ग्रुप के साथ कोरिलेट हो रहे हैं और अपने नेटवर्क को फैला करके एक वेल प्लान तरीके से जो है इन अपराधों को जन्म दे रहे हैं। मतलब वेल प्लान तरीके से जो है पूरी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फैला रहे हैं, ठीक। दूसरा चीज़ आपने देखा होगा पास्ट में, जैसा कि
अटैक्स के बारे में आपने सुना होगा, मुंबई में 26/11 के अटैक्स हुए, 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुए। तो इनके पीछे भी क्या था, एक वेल प्लान्ड जो है आइडियोलॉजी थी, जिसके तहत आप आसानी से देख सकते हो कि जो टेररिस्ट थे किसी इंटरेस्ट के माध्यम से, जैसे कहने का मतलब कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि अपने कंट्री का, हो सकता है कि जो अपने समीपवर्ती जो देश हैं, मतलब अपने पड़ोसी मुल्क हैं, वो क्या चाहेंगे कि हमारे बॉर्डर एरिया में इंस्टेबिलिटी हो, हमारे जो है इंटरनल प्रॉब्लम्स में उनकी हस्तक्षेप बढ़े, ताकि क्या हो कि हम अपने डेवलपमेंटल टास्क से भटक करके इन्हीं जो है चीज़ों के मैनेजमेंट में लग जाएं। तो ये भी एक क्या होता है कि पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। ठीक, दूसरा कई बार इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए की बात करें कि जैसे आर्म एंड एम्यूनेशन, जब आर्म एंड एम्यूनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें अपने जो है कंट्री के बाहर की जो है सिक्योरिटी के मैनेजमेंट को लेकर के और इंटरनल सिक्योरिटी के मैनेजमेंट को लेकर के जो है आर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी बॉर्डर एरिया में, तब तक क्या होगा, आर्म की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसी आर्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस समय समय पे इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी कॉज की जाती है, जो है किसी भी नेशंस की बात करें, हम इंडिया की ही बात नहीं करें, किसी भी नेशंस में। और वहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से एक नेटवर्क बनता है इन ट्रेड इन आर्म्स के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, काउंटरफिट करेंसी यानी जाली जो है नोट्स जो हैं उनके बढ़ावा के लिए, ट्रैफिकिंग के बढ़ावा के लिए। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या, आपने कई जगह सुना होगा, आर्गन ट्रैफिकिंग की भी बात होती है कि कई हॉस्पिटल्स में जो है बड़े लेवल पे ह्यूमन ऑर्गन जो है भेज दिए जाते हैं एक देश से दूसरे देश में। और इससे भी क्या होता है कि एक तरीके से नेक्सस इनका मजबूत होता है और टेररिज्म जैसे चीज़ों को अंजाम देते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे चीज़ों को अंजाम देते हैं और इनस्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे कि देश का विकास थोड़ा अवरुद्ध होता है। दूसरा, अगर हम बात करें कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर के दोस्तों, कोस्टल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो कोस्टल सिक्योरिटी आप देखोगे तो आपका इधर गुजरात वाले पार्ट से लेकर के, अगर जो हम इसको थोड़ा सा और ऐसे बना दें इस तरीके से, ये गुजरात वाले पार्ट से लेकर के और आपके लगभग वेस्ट बंगाल वाले पार्ट तक जो है लगभग 8 से 9 जो है स्टेट्स हैं और 2 आपके आइलैंड है, जो एक लक्षद्वीप वाला पार्ट है और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार वाला पार्ट है। इन दोनों जगहों पे आप देख सकते हो और ये वाला पूरा कोस्टल वाला पार्ट देख सकते हो, तो लगभग जो है 7500 किलोमीटर एरिया है इनका। ठीक, तो इसके बाद और एक सिर्फ मैंने इसका बताया है, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ दोगे तो कुछ और ही आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा। तो इस पार्ट्स को आप अपडेट कर लेना अपना जो है। तो इन अब जगहों पे कैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस किस तरीके की हैं, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है पूरा ये वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, इधर ईस्टर्न घाट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जो है पूरी पहाड़ियाँ हैं और एक तरीके से इजली एसेसिबिलिटी जो है हो जाती है किसके लिए, टेररिस्ट के लिए। क्यों, क्योंकि इधर अरेबियन सी है, इधर वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, इधर बना देता हूँ, इधर श्रीलंका वाला पार्ट है। तो आसानी से क्या होता है कि ये कोई भी जो है टेररिस्ट जो होते हैं, जो प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के बाद से या आसानी से इधर से, चाहे वो टेररिज्म एक्टिविटी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो या इधर साउथ ईस्ट एशियन नेशन से स्पॉन्सर्ड हो, वो आसानी से इधर से आ जाते हैं और आ करके ये जो सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं उनका फ़ायदा उठा करके आसानी से कंट्री के अंदर जो है ये घुस जाते हैं और जो है इनस्टेबिलिटी को कॉज करते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। ओके, तो ये जो है आपका कोस्टल सिक्योरिटीज़ को लेकर के इसके चैलेंजेज हैं। दूसरी चीज़ क्या है, कोस्टल सिक्योरिटी में आप एक और चीज़ देखोगे कि जो है इन्फिल्ट्रेशन की घटना क्या है कि जो है आसानी से यहाँ पे एंट्री होती रहती है, किसके माध्यम से, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स के माध्यम से। अब कैसे इसको कह सकते हो कि प्रॉपर सर्विलांस का ना हो पाना। सर्विलांस का मतलब क्या है कि जो जितने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका सही तरीके से वो ना कर पाना, ऐसा नहीं उनका दोष होता है। कई बार क्या होता है कि इंटेलिजेंस फेल्योर भी एक कारण हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है कि स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो।
ठीक। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का अभाव होना। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि प्रॉपर जो है आर्म्स जो है प्रॉपर आर्म्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी है कि नहीं है, नेटवर्क है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों का जो है होना बहुत ज़रूरी है ताकि आसानी से यहाँ पे सर्विलांस हो सके। तो ये आपने समझ लिया होगा कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर के। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी जो मैरीटाइम जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये श्रीलंका वाला पार्ट है और इधर जो है आपका ये तमिलनाडु वाला पार्ट है, मतलब आपके इंडियन स्टेट्स का सबसे नीचे तमिलनाडु केरला वाला पार्ट है। तो इन जगहों पे देखोगे कि यहाँ पे जो है बीच में एडम्स ब्रिज वगैरह आपने सुना होगा या आपने देखा होगा कि जो है पाक स्ट्रेट का नाम सुना होगा, पाक स्ट्रेट यहीं पे है। तो इन सब जगहों पे क्या है कि हमारी टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज है वो क्लियर नहीं है। कई बार देखते होगे कि यहाँ के जो मछुआरे यानी तमिलनाडु वाले इधर चले जाते हैं श्रीलंका में और श्रीलंका वाले इधर चले जाते हैं, तो उसको लेकर के तमाम जो है विवाद उत्पन्न होता रहता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और ये किस लिए होता है? क्योंकि मैरीटाइम बाउंड्री जो है एक डिमार्केटेड नहीं है सही तरीके से। इसके लिए बनाया गया है कि जो है कुछ कितने EPZ अगर हम बात करो या जो है टेरिटोरियल लिमिट्स की बात करो, ये सभी चीज़ें जो हैं इसके जो है सिक्योरिटी के लिए निर्धारित करती हैं। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे यहाँ पे पूरा का पूरा कि कोस्टल सिक्योरिटी किस तरीके से। कोस्टल सिक्योरिटी का सिंपल यही समझो कि यहाँ से लेकर के और आपके वेस्ट बंगाल तक यहाँ पे कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर के प्रॉब्लम है, इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएँ हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का अभाव है। जो है अभाव हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लगभग जो है आज़ादी के बाद से मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से और अब तक हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की है। लेकिन अभी भी क्या है कि जो टेररिज्म या टेररिस्ट माइंड के लोग होते हैं बहुत ही शातिर होते हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए उतने सिक्योरिटी मेजर जिस लेवल के चाहिए उस लेवल के अभी धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं, पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं हुए हैं। और इसी लूप एंड फॉल्स का फ़ायदा उठा करके ये आपके कंट्री में आसानी से घुस जाते हैं। जैसे कि 26/11 का जो घटना हुआ था मुंबई में, आपने उसको देखा होगा कि किस तरीके से कराची बॉर्डर होते हुए आपके इंडिया में मुंबई में घुस गए टेररिस्ट जो है और वहाँ पे ताज होटल पे अटैक वगैरह किया। तो उस पार्ट को आप अपने करंट वाले सेक्शन से देख लेना। तीसरा जो है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के हम बात करें दोस्तों, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के हम बात करेंगे तो आप उसमें देखोगे कि बॉर्डर मैनेजमेंट में किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब बॉर्डर मैनेजमेंट को कैसे हम बात करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए याद रखिएगा जो है थोड़ा सा हम इसके मैप्स को बनाएंगे हल्का सा, इधर ऐसे, ठीक। समझ लो दोस्तों, थोड़ा काम भर का बस जो है ये मान लो आपका इधर जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, इधर पूरे पाकिस्तान वाली पार्ट है, इधर आपका जो है उत्तराखंड से लगाए और ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश तक का पार्ट है। ये पूरे आपके बॉर्डर, यानी इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका चाइना है, इस साइड में आपका म्यांमार है, इधर बीच में बांग्लादेश है और इन्हीं में 2 कंट्री छोटे छोटे जो हैं एक नेपाल और भूटान बफर स्टेट के रूप में काम करते हैं, ठीक। तो इसके बेसिस पे आप आसानी से इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। तो अब इन्हीं बॉर्डर्स का क्या है मैनेजमेंट करना, और नीचे एक श्रीलंका भी है, ये याद रखिएगा। तो बॉर्डर मैनेजमेंट में कैसे क्या क्या पहलू जरूरी है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट में आपने देखा होगा कि पहली चीज़ की जो बॉर्डर्स हैं वो लगभग 15,500 किलोमीटर लंबे हैं और लगभग 7 कंट्री यहाँ पे क्या है पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं इसके बॉर्डर के इलाकों में। तो इन्हीं की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इधर भी काफ़ी अपने टोपोग्राफिकल फीचर हैं पाकिस्तान वाले पार्ट्स में, इधर भी आप देख सकते हो अफगानिस्तान, इधर भी आप देख सकते हो यहाँ पे
चाइना वाले पार्ट्स में, इधर आप देख सकते हो म्यांमार वाले पार्ट्स में, तो काफ़ी जो है माउंटेनियस एरियाज हैं इधर, जो कि काफ़ी कटे फटे हैं, ड्रेनेज पैटर्न और स्टीप स्लोप्स हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि कई बार जो है यहाँ पे सर्विलांस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि बॉर्डर मैनेजमेंट में इस बार यूपी पीसीएस में एक ऐसे आया हुआ था, यानी मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया था कि ऐसे भी काफ़ी जो है आपका अलग पार्ट नहीं है, ये इसी पार्ट से, यानी जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, आप चाहे इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो वहाँ के भी आपके ऐसे मिलेंगे, जो है बॉर्डर मैनेजमेंट वाले पार्ट पढ़े हो तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी आपके कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपके जीएस में तो है ही है इम्पोर्टेंस, आपका ऐसे में भी इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बॉर्डर मैनेजमेंट में यानी पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो लगभग ये वाले पूरे इलाके और इधर वाले पूरे इलाके मान करके 15,500 किलोमीटर का एरिया है, जिसका प्रॉपर मैनेज करना है। और लगभग 7 स्टेट्स हैं, 7 कंट्री हैं, 7 नेशंस हैं, जो क्या होते हैं कि आपके पड़ोसी हैं बॉर्डर वाले इलाकों में। दूसरी चीज़ क्या है कि अब इसमें प्रॉब्लम कैसी आ रही है। पहली चीज़ की ये है, आप देखें कि इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में प्रॉपर इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो पाती है, स्टेट्स के बीच में नहीं हो पाती है, प्रॉपर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में नहीं हो पाती है, कि पता चलता है कि एक फोर्स दूसरे फोर्स को शेयरिंग नहीं करती है। तीसरी चीज़ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की अगर हम बात करें, जो अपने यहाँ 2 हैं। ठीक, पहला आपने डोमेस्टिक लेवल पे देखा होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा होगा RNW देखा होगा। तो इनके बीच में भी कई बार आपने देखा होगा कि प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेशन ना हो पाने के कारण जो है कि आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस जो होती हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होती हैं बढ़ती चली जाती हैं। इसके बाद से आपने देखा होगा कि कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह की हम बात करें तो अभी प्रीवियसली क्या होता था, पहले कभी राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते थे। कई बार क्या होता था कि कुछ वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी जितनी बढ़ जाती थी, यानी स्टेट हमेशा इनस्टेबल रहता था। कहीं पे पिलेट बम्बिंग हो रही है, कहीं पे पता चल रहा है कि टेररिज्म की घटनाएं हो रही हैं, कहीं बम्बारमेंट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, स्टेट हमेशा इनस्टेबल रहता था, जिसके माध्यम से क्या होता था कि वहाँ पे एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटीज़ को मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल टास्क था। लेकिन रिसेंटली जो 370 को जब हटाया गया वहाँ से, तो वहाँ से कुछ चीज़ें और यूटी बनाया गया, तब से कुछ चीज़ें सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। अब भी उसमें और जो है बढ़ोतरी की ज़रूरत है। किस लेवल तक होगा वो अपने आगे वाले सेक्शन में आप देख सकते हो अपने करंट अपडेट्स के माध्यम से। ठीक, तीसरी चीज़ क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद से माफिया एक्टिविटीज़ आप देखते होंगे कि इन्हीं सब चीज़ों जगहों का फ़ायदा उठा करके क्या होता है, माफिया एक्टिविटीज़ भी बहुत तेज़ी से होती रहती है। माफिया एक्टिविटीज़ में क्या है कि पहले जो है काउंटरफेट करेंसी यानी जाली जो है नोटों का प्रवाह किधर, पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर इलाकों में हो गया, जो है फिर हो जाता है बांग्लादेश वाले इलाके में हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है, थ्रेट्स है, किसके लिए, आपके इंटरनल सिक्योरिटीज़, कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो पार्ट्स, 3 पार्ट्स में हमने बताया, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड इट्स नेक्सस विद टेररिज्म, दूसरा कोस्टल सिक्योरिटी, तीसरा बॉर्डर मैनेजमेंट। इस पार्ट्स को आपने समझ लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, इसी क्रम में आप देख रहे थे कि अगला जो पार्ट है सोशल वाला पार्ट है, मतलब सोशल चैलेंजेस किस तरीके से हैं। तो इसमें आप लगभग 3-4 पार्ट देखोगे, पहले एक एक करके मैं बताता हूँ, फिर उसका डिटेल बताता हूँ। पहला इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, दूसरा है रीजन एंड लैंग्वेज रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, तीसरा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, और चौथा कम्युनलिज्म है। यानी इन 4 पैरामीटर्स को अगर आप देखोगे तो सोशल एंगल से आएगा कि वो जो चैलेंजेज हैं। अब इस क्रम में हम पहले पार्ट्स की चर्चा करते हैं। पहले पार्ट्स की चर्चा आप करोगे इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो इंडिया में अगर देखें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो मल्टी कल्चरल है, जो है मल्टी इथनिक है। हर जगहों पे क्या है कि अलग अलग, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो उसकी अपनी एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी है, कस्टम्स अलग हैं, हेरिटेज अलग है। इसी तरीके से साउथ इंडिया का कुछ अलग है, ठीक, नॉर्थ इंडिया का कुछ अलग है। यानी पूरी कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो एक तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, और सोशल स्टिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये जो है काफ़ी इसमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। और कई जगह तो ऐसे हैं कि जहाँ पे इथनिक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्पेशल ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। और लगभग नीचे आपके पेनिनसुलर इंडिया में भी कुछ आपको इस तरीके के ट्राइब्स मिलेंगे। कुछ उसमें से बहुत स्पेशल होंगे जिनको PBTG कहते हैं, और कुछ नॉर्मल आपको ट्राइब्स मिलेंगे कि जिनकी अपनी एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी होगी। और इन ट्राइब्स के अलावा भी कुछ पीपल्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे सिटीजन्स हैं जिनकी एक अलग अपनी आइडेंटिटी है, यानी आइडेंटिटी के बेसिस पे आप देखोगे तो इनके बीच में भी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से होंगे जो है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हो जो है कि 22 लगभग शेड्यूल लैंग्वेज हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं। तो इनके बेसिस पे आप देख सकते हो कि इसमें अब किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। पहली चीज़ कि जो अपने देश में एक जो कॉमन एक फीचर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो वाली चीज़ें जो होती हैं कई बार इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से इनफ्रिंज होती हैं, मतलब उनमें ब्रेकेज आता है, एक तरीके से उनमें एक जो टकराव होता है। तो इसके वजह से क्या है आपको देखने को मिलता है जगह जगह पे आप इथनिक वायलेंसेस भी देखने को मिलेंगे। इथनिक वायलेंसेस आप जैसे कि हम असम की हम बात करें तो असम में लगभग कुछ समय पहले जो है एक जो है असम, वहाँ पे एक जगह कोकराझार करके, वहाँ पे क्या हुआ कि एक जो है इस तरीके का वायलेंस हुआ, इथनिक वायलेंस हुआ, जहाँ पे मुस्लिम्स के बीच में और बोडो कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ झगड़े हुए और झगड़े कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिससे कि वहाँ पे इंटरनल लेवल पे सिक्योरिटी चैलेंजेस को मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्या करते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस क्रिएट करती हैं। दूसरा अगर हम बात करें रीजन एंड लैंग्वेज रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, तो रीजन और लैंग्वेज रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स में आप देखोगे कि ये आप उसी समय से देख सकते हो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी से क्या हुआ कि सदर्न इंडिया वाले लोग जो थे अपने आप को लैंग्वेज के आधार पे बांटने का प्रयास स्टार्ट कर दिए थे। जैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आपने देखा होगा अपने हिस्ट्री वाले पार्ट में जो है पॉलिटी वाले सेक्शन में कि 1956 में उसके लिए अलग कमीशन बनी, जिसके आधार पर क्या हुआ कि भाषा के आधार पे डिफ्रेंसिएशन किया जाए। तो इसमें काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और उसके बेसिस पे काफ़ी चीज़ें हुई। तो भाषा के आधार पे यानी नीचे वाले रीजन में जैसे कुछ लोग कन्नड़ बोलते थे, कुछ लोग जो है आपका तमिल बोलते थे, कुछ उड़िया बोलते थे, तो इस तरीके से इनको जो है डिफ्रेंसिएशन करना पड़ा, ठीक। भाषाई मतलब आयोग बनाया गया। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपने ही देश के अंदर कई तरीके की भाषाएं देखोगे, कई तरीके के बैरियर्स देखोगे, तो ये भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चैलेंजेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा मदद इसलिए करते हैं कि जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उससे नहीं हो पाता है और ये जो है थ्रेट्स जो होती हैं बढ़ती चली जाती हैं। तीसरी चीज़ आप देखोगे कि इसी के रेफरेंस में कि तमिलनाडु में और आंध्रा में कई बार जो है भाषा को लेकर के उनके बीच में हमेशा जो है प्रोटेस्ट होते रहे। दूसरा चीज़ कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र एक जो आपका इधर वाले पार्ट्स में महाराष्ट्र है, आप देख सकते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम पीपल जो मराठी पीपल हैं, मराठी बोलने वाले लोग हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने जो है ये नॉर्दर्न पार्ट से गए हुए लोग हैं, जैसे यूपी और बिहार के। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बीच में उनके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे कि उनको भी वहाँ से निकाला जाए, हटाया जाए। तो ये सब भी एक चैलेंजेस जो है काफ़ी मदद करती हैं इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स के रूप में, आप देख सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के अगर हम बात करें तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट में आपने देखा होगा कि पहली चीज़ तो हम शुरुआत करेंगे दलित से। दलित क्या है, अनटचेबल क्या है, ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया हुआ आर्टिकल जो है 17 में आपने देखा होगा। तो उसमें आर्टिकल मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 17 में, तो उसका भी आपने देखा होगा कई बार कि ठाकुर वर्सेस जो है दलित के बीच में कई बार प्रोटेस्ट होते रहे हैं। कई बार मतलब क्या हुआ कि अपर जो कास्ट हैं जो है उनका क्या कि प्रभुत्व है, डोमिनेंस है किस पे, जो वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंगली लोअर जो कास्ट हैं। तो इस तरीके से इनके वजह से भी क्या है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस जो होती हैं बढ़ती चली जाती हैं। तीसरी चीज़ आपने देखा होगा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि गुज्जर
जो कास्ट था, ठीक, एक तरीके से आप देख सकते हो जाट जो हैं, इनमें एक रिजर्वेशन को लेकर के एक डिमांड हुई कि भाई उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए पास्ट में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद से हम अगले पार्ट्स को देखेंगे, कम्युनलिज्म को। कम्युनलिज्म का मतलब, पहले चीज़ तो समझो कि इसका मतलब क्या है। कम्युनल, ठीक है, यानी संप्रदाय, और उसी के बेसिस पे कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता हम बात करेंगे। और इसी में एक टर्म है कम्युनल राइट्स, मतलब सांप्रदायिक दंगे। यानी एक तरीके से समझो कि एक कम्युनिटी, जैसे हमारे इंडिया में हम बात करें तो मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है। तो एक ही कंट्री के अंदर इतने इतने तरीके के जो आइडेंटिटी है, तो इनका एक अपना रिलीजन होगा, पीपल्स के बीच में अपनी कम्युनिटी होगी। तो एक कम्युनिटी की आइडियोलॉजी जब दूसरे कम्युनिटी के साथ क्लैश करे, ठीक, जैसे कि हम बात करें कि मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करें तो वहाँ पे क्या है कि उनकी एक अपना अलग जो है रिलीजन है, अपने अलग कस्टम्स हैं, और वो किसी और कम्युनिटी पे क्या हो जाए कि उसके लिए वो थ्रेट्स बन जाएं। या सिंपली कहो कि कोई और जो है ट्राइबल एरियाज़ की हम बात करें तो वहाँ की अपनी आइडेंटिटी दूसरे की आइडेंटिटी के लिए थ्रेट्स बन जाए, और उसके बेसिस पे क्या हो कि वो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वो इम्पैक्ट करे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ को एगिएट करे, मतलब किस तरीके से जो है कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है कि कम्युनलिज्म का रास्ता जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। आप कह सकते हो कम्युनल राइट्स जो होती हैं बढ़ती हैं। यानी सिंपली इसको समझो तो आप देख सकते हो कि एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी दूसरे कम्युनिटी के लिए थ्रेट्स बन जाती है। तो इसके बेसिस पे आप समझ सकते हो। इसमें आपने देखा होगा पास्ट में कि कई बार हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं, कई बार जो है एंटी सिक्स राइट्स हुए हैं, ठीक। तो ये सब किसके बेसिस पे हैं? ये इन्हीं कम्युनलिज्म के बेसिस पे है। और इसमें आपने देखा होगा कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी जो होती है, ये जो है ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम भी जो है काफ़ी मात्रा में जो है फली फूली, क्योंकि जो जितने ब्रिटिशर्स थे इसी का फ़ायदा उठा करके कम्युनिटीज़ के बीच में क्लैशेस उत्पन्न किया और अपना रूल मेंटेन किया। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट्स है। इसी सेक्शन में आप सबसे लास्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो वो है टेक्नोलॉजिकल वाला पार्ट। टेक्नोलॉजिकल वाले पार्ट्स में आप देखोगे कि साइबर क्राइम है और साइबर सिक्योरिटी है। साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलरली साइबर क्राइम को अगर हम देखें तो जितने भी आपके जितने भी आपके गैजेट्स हैं आप देख रहे हो, जैसे मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, और जितने आपके वेबसाइट्स हो गई, इन सभी पे आए दिनों कुछ ना कुछ जो है इसमें अटैक्स होते रहते हैं, किसके हैकिंग होती रहती है। तो इन सब से भी बचाव करना जो है आज की डेट में चैलेंजिंग टास्क है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये साइबर क्राइम बढ़ते हैं। आप देख रहे होगे कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि आप अभी लेटेस्ट में कुछ वो देखा होगा, जामतारा एक सीरीज जो आई थी, तो उसमें किस किस तरीके से मतलब बैंकिंग सिस्टम में एक तरीके से सेंध लगा करके और लोगों के अकाउंट से पैसे ही गायब कर देते थे, निकाल लेते थे। मतलब कौन जो है एक तरीके से कह सको कि हैकर्स भी कह सकते हो, या कह सकते हो तो कुछ इस तरीके के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो थे। तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको देखने को मिलेगी। और ये नॉर्मली याद रखिएगा कि ये जो थ्रेट्स होता है ये वाइट कॉलर थ्रेट्स इसको कहते हैं। मतलब ये बहुत पढ़ा लिखा वेल प्लान, जिसको अच्छे से पूरे इस सिक्योरिटी रिलेटेड लूप एंड फॉल्स को मालूम है कि किस तरीके से साइबर जो थ्रेट्स पैदा की जाएगी, वही ये काम कर पाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि साइबर सिक्योरिटीज़ को लेकर के एक ये भी है कि इशूज हैं, जैसे कि आधार डेटा को लेकर के डेटा प्रोटेक्शन, आधार डेटा को लेकर के एक जो बनाया गया कि किस तरीके से आधार डेटा जो है सिक्योर रह पाएगी। तीसरी चीज़ क्या है कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के एक जो है कमेटी बनाई गई है, श्री BN कृष्णा जो कमेटी इसको पूरा फॉलो कर रही है। तो किस तरीके से आपके डेटा की सिक्योरिटी, यानी आज डेट में आप अपने मोबाइल्स में जो है अपने गैजेट्स में तमाम आपके पूरी एक तरीके से कुंडली ही होती है। मतलब आपके हर एक मूवमेंट से लेकर के आपके फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और भी कई चीज़ें जो होती हैं रहती हैं, तो इसको लेकर के थ्रेट्स बना हुआ है। तो इन थ्रेट्स को निपटने के लिए भी क्या होता है कि प्रॉपर मैकेनिज्म गवर्नमेंट्स के द्वारा समय समय पर किए जा रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी इसमें और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन अवेयरनेस
जो है ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि लोगों के बीच में एक जानकारी हो, एक अवेयरनेस हो, जिसके माध्यम से कि इन थ्रेट से बचा जा सकता है। तो ओवरऑल हमने दोस्तों 5 पार्ट्स में इसको पूरे चैलेंजेस को बांटा। पहला क्या था, एक्सटर्नल चैलेंजेस जो थे, दूसरा डेवलपमेंटल डेफिसिट थी, तीसरा जियोग्राफिकल चैलेंजेस थे, चौथा सोशल चैलेंजेस थे और पांचवा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थे, जिसको हम एक एक करके आपको इसमें हमने बताए इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अभी आंसर ये पूरे नहीं हुए हैं। इस आंसर को आप अपने जब करंट्स वाले पार्ट से अपडेट कर दोगे तो ये पूरे हो जाएंगे और इसका फ़ायदा आपको कई जगहों पर मिलेगा, जैसा कि हम प्रीवियसली बता चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वाला पार्ट्स आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं और अपने आंसर्स को उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाले समय में हम जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मेंस के बने हैं उसको ज़रूर 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे जो है। और अगला इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में 1-2 पार्ट और छूट गई हैं जो है, जिसको अगले लेक्चर में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।